हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। बेल्स इन्फो चैनल में खुशामदीद। दूसरी जंग अज़ीम के बाद से अमेरिका और सोवियत यूनियन ने एक दूसरे के साथ बिल्कुल वही रवैया रखा जैसा कि आप टॉम एंड जेरी के कार्टून में टॉम और जेरी को आपस में लड़ते हुए देखते हैं। एक दूसरे की दिफाई सलाहियतों की मुखबरी करना और एटमी हथियारों को तेज़ी से बढ़ाने की दौड़ इन दोनों सुपर पावर्स का अहम वतीरा था। ये वो दौर था जब अमेरिका अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में इस कदर तेज़ी से आगे बढ़ रहा था कि इसने तकरीबन पूरे यूरोप पर अपना असर व रसूख मजबूत करके उसे अपना मातहत बना लिया था, जबकि सोवियत यूनियन की मईशत इस वक्त भी ज़्यादातर अपनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पर डिपेंडेंट थी। मगर फिर भी बाकी दुनिया इन दोनों ही ममालिक को बैनुल-अक़वामी तौर पर सुपर पावर समझती थी और उसकी बुनियादी वजह यह थी कि इन दोनों मुल्कों के पास एटमी हथियार थे। दोस्तों, हिरोशिमा और नागासाकी की एटमी तबाही के बाद दूसरी जंग अज़ीम इख्तिताम पजीर तो हो गई, मगर पूरी दुनिया दो मुख्तलिफ निज़ामों में तकसीम हो चुकी थी। एक तरफ कैपिटलिज्म को मानने वाले थे जिसमें यूरोप और अमेरिका शामिल हैं, जबकि दूसरी तरफ कम्युनिज्म के पैरोकार थे जिसमें चीन और रशिया उभर कर दुनिया के सामने आ चुके थे। अमेरिका को खौफ इस बात का था कि सोवियत यूनियन और चाइना की इज्तिमाई ताकत उसके सुपर पावर स्टेटस के लिए मुस्तकबिल में अहम ख़तरा बन सकती है, जहां ये दोनों रियासतें अपने वसी और रीस रकबे और बेपनाह आबादी की वजह से कैपिटलिज्म को मुस्तकबिल में चैलेंज करके कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को बढ़ावा दे सकती हैं। लिहाजा अमेरिका ने इन दोनों मुल्कों के इर्द गिर्द अपना एक जाल बिछाना शुरू कर दिया। अमेरिका की एरोनॉटिकल इंडस्ट्री उस दौर में बहुत तेज़ी से एडवांस हो रही थी और इनके पास ऐसे ऐसे जहाज़ थे जो इस कदर हाई एल्टीट्यूड पर उड़ सकते थे कि रशिया या जापान के फाइटर जेट्स के लिए इनको निशाना बनाना नामुमकिन था। दूसरी तरफ सोवियत यूनियन पूरी कोशिश कर रहा था कि अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को फायर करने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को डेवलप करे, ताकि अगर अमेरिका के किसी शहर को निशाना बनाना हो तो उसके लिए जहाज़ से टारगेट को हिट ना किया जाए बल्कि सरफेस टू सरफेस अटैक हो, क्योंकि अमेरिका के पास सोवियत के मुकाबले में ज़्यादा एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम था जो ज़मीन से फ़िज़ा में फाइटर जेट्स को हिट करके उनका अटैक नाकाम बना सकता था। 1950 और 1960 की दिहाई में रूस बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, जो एटमी हथियार ले जाने की मुकम्मल सलाहियत रखते थे। अब इतनी बड़ी सोवियत यूनियन की सरजमीन पर सोवियत हुकूमत और इंटेलिजेंस ने जगह जगह कई बैलिस्टिक मिसाइल्स और लॉन्चिंग पैड्स नस्ब किए हुए थे, जिसकी इन्फॉर्मेशन अमेरिका को हर सूरत हासिल करनी थी ताकि इनकी सरजमीन से किए गए किसी भी हमले को उधर ही इनएक्टिव करके नाकाम बनाया जा सके। लेकिन अमेरिका को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि ये सब इन्फॉर्मेशन अमेरिकन इंटेलिजेंस को मिलेगी कैसे। चुनाचे उस वक्त के CIA चीफ जॉन अलेक्जेंडर मैकॉन ने अमरीकी सदर डेविड एइज़नहावर को मशवरा दिया कि सोवियत यूनियन के पड़ोसी मुल्कों में किसी जगह एक सीक्रेट एयरबेस स्टैब्लिश की जाए ताकि वहां से अमेरिका अपने स्पाई प्लेन्स को रूस की सरजमीन में दाखिल कर सके। ये फार्मूला सबसे मुफीद था, मगर प्रॉब्लम यह थी कि अमेरिकन स्टैब्लिशमेंट को ये समझ नहीं आ रहा था कि इस काम के लिए कौन से मुल्क का इंतखाब करें ताकि ये मिशन अकम्प्लिश किया जा सके। CIA ने जब सोवियत यूनियन के पड़ोसी मुल्कों का खुलासा किया तो इन्हें सबसे बेहतरीन चॉइस पाकिस्तान की पेशावर एयरबेस लगी, क्योंकि यहाँ से जासूस तैयारे डायरेक्ट रूट पर रशिया के पूरे वेस्टर्न और सेंट्रल इलाके पर भेजे जा सकते थे। खुशकिस्मती से अमेरिका को अयूब खान हुकूमत की तरफ से इस तरह का सिस्टम सेटअप करने की इजाज़त मिल गई, जिसके एवज़ पाकिस्तान ने अमेरिका से भारी कीमत भी वसूल की। तकरीबन 4 महीने की सीक्रेट प्लानिंग और डेवलपमेंट के बाद अमेरिका ने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की मदद से पेशावर एयरबेस बादाबर में अपना एक सीक्रेट स्पाइंग स्टेशन सेटअप किया, जो पाकिस्तान एयरफोर्स की निगरानी में सोवियत यूनियन की जासूसी करता था। अमेरिका पूरी तरह से तैयार था कि अपने इन मिशंस को शुरू करे और इसके लिए इसने बरतानिया के एयरफोर्स पायलट्स की भी मदद ली। ये इसलिए कि अमेरिका नहीं चाहता था कि रूस को किसी भी तरीके से पता चले कि पसे पुश्त अमेरिका उनकी जासूसी कर रहा है, वरना दो एटमी कुव्वतों के दरमियान जंग छिड़ने का खदशा था जो दुनिया के लिए एक क़यामत हो सकती थी। लिहाजा अमेरिका ने बरतानिया के पायलट्स को बतौर प्रॉक्सी इस्तेमाल किया। बरतानिया की मजबूरी थी कि अमेरिका के हुक्म के आगे सर झुकाए, क्योंकि दूसरी जंग अजीम के बाद इंग्लैंड अपनी तकरीबन 80% कॉलोनीज़ खो चुका था और माशी लिहाज से इतना मुस्तहकम नहीं था कि अमेरिका के आगे अकड़ दिखाए। दोस्तों, रूस की फ़िज़ाई हदूद में अमेरिका ने जासूस स्पाई प्लेन्स भेजना शुरू कर दिए और 2 मिशंस कामयाबी से मुकम्मल हो चुके थे, मगर अमरीकी सदर एइज़नहावर 2 और जहाज़ भेजना चाहते थे। इसके लिए इन्होंने अमरीकी पायलट्स बॉब एरिक्सन और गैरी पावर्स को पाकिस्तान भेजा। 9 अप्रैल 1960 को बॉब एरिक्सन एक सिंगल सीट वाली U-2 स्पाई प्लेन को अफगानिस्तान के वाकान कॉरिडोर से उड़ाते हुए रूस के अंदर ले गए। इस मरतबा अमेरिका की किस्मत कुछ अच्छी ना थी और पहली बार रूस की एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने
इस जहाज़ को डिटेक्ट कर लिया मगर वो कुछ ना कर सके। बॉब एरिक्सन के इल्म में ना था कि वो सोवियत यूनियन के रडार पर डिटेक्ट हो चुके हैं, इसलिए इन्होंने 556 किलोमीटर अंदर तक जाकर जासूसी भी की और वापस पेशावर एयरबेस पर आसानी से लैंड कर गए। इन्होंने रशिया के 5 बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च पैड्स की लोकेशन की तस्वीरें भी लीं और अपने साथी पायलट गैरी पावर्स के लिए एक नया रूट भी तरतीब दिया। अब नेक्स्ट मिशन गैरी पावर्स को वही U-2 जहाज़ उड़ाकर करना था जिसमें उन्हें सेंट्रल और वेस्टर्न सोवियत यूनियन तक सफ़र करके खुफिया तस्वीरें लेनी थीं। इस मिशन के लिए 28 अप्रैल 1960 की डेट फिक्स की गई, मगर बदकिस्मती से मौसम की खराबी की वजह से ये मिशन 4 दिन बाद 1 मई को किया गया। गैरी पावर्स को रशिया के बैलिस्टिक मिसाइल्स और 2 स्पेस पोर्ट्स की तस्वीरें लेने की जिम्मेदारी सौंपी गई, मगर अमेरिकन ये नहीं जानते थे कि सोवियत यूनियन को इस किस्म की अमेरिकन इन्फिल्ट्रेशन का पहले से अंदाज़ा था और इसीलिए सोवियत एयर डिफेंस फोर्सेस मुकम्मल तौर पर रेड अलर्ट थीं। जैसे ही गैरी पावर्स का जहाज़ रशियन एयर स्पेस में दाखिल हुआ तो रशियन लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ द एयरफोर्स येवगेनी सेविट्स्काई ने फ़ौरन अपने एयर यूनिट कमांडर्स को हुक्म दिया कि इस जहाज़ पर अटैक कर दें। गैरी पावर्स चूंकि अपना जहाज़ बहुत हाई एल्टीट्यूड पर उड़ा रहे थे, लिहाजा उन पर मिसाइल फायर करना रशियंस के लिए इतना आसान नहीं था, इसलिए रशियन एयरप्लेन्स ने इस जहाज़ का अहाता करके इसका एल्टीट्यूड नीचे करवाया और फिर इस पर मिसाइल फायर करके तबाह किया। गैरी पावर्स इस धमाके में ज़िंदा तो बच गए, मगर जिस जगह इन्होंने पैराशूट लैंडिंग की वहाँ रशियन फोर्सेस पहले से मौजूद थीं, लिहाजा इनको फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिका को रशियंस की इस कार्रवाई का अंदाज़ा हो चुका था, मगर अमेरिकन प्रेस और मीडिया ने तरह तरह के बहाने करके इस ऑपरेशन को छुपाने की कोशिश की। 6 दिन बाद जब सोवियत यूनियन ने गैरी पावर्स के ज़िंदा होने की तस्दीक कर दी और उनकी तस्वीरें अखबारों में शाया होने लगीं तो अमेरिका को बिल आखिर अपना ये जुर्म कबूल करना पड़ा। ये अमेरिकन के लिए इंटरनेशनल स्टेज पर एक बहुत एम्बेरसिंग सिचुएशन थी, मगर अब वो कर भी क्या सकते थे। सोवियत यूनियन के बॉर्डर्स अफ़गानिस्तान के वाखान कॉरिडोर से मिलते थे और पेशावर शहर बिल्कुल उसके निशाने पर था। रशियंस को पाकिस्तान का पेशावर एयरबेस अमेरिकन के हवाले करना इंतहाई नागवार गुजरा, जिसके बाद सोवियत प्रेसिडेंट निकिता क्रुश्चेव ने पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस को खुले तौर पर पेशावर पर एटम बम गिराने की धमकी दे डाली। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ख़तरनाक सिचुएशन होने वाली थी, लिहाजा अयूब खान हुकूमत ने इस बात में ही अपनी खैर-ओ-आफ़ियत समझी कि USSR से एक ऑफिशियल माफ़ी मांग ली जाए। 1965 में सदर अयूब खान अपने ताल्लुकात सोवियत यूनियन से ठीक करने मॉस्को के दौरे पर गए और अमेरिका को पेशावर एयरबेस फराम करने पर माफ़ी मांगी। 1 साल बाद जब इन्होंने रूस के फॉरेन मिनिस्टर एंड्री ग्रोमिको को पाकिस्तान दावत दी तो इन्होंने तंज़िया तौर पर कहा कि मैं U-2 कॉन्स्पिरेसी से आगे बढ़कर बात करना चाहता हूँ। पाकिस्तान को इस वाक़े के बाद बदाबार एयरबेस पेशावर को रियासती सतह पर बंद करना पड़ा, जो आज तक बंद है। यहाँ से जहाज़ ना उड़ सकते हैं और ना ही यहाँ लैंड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करें। हम आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।